नमस्कार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में आप सबका स्वागत है। हमारा संस्थान चारे की फसलों एवं चारागाह पर कार्य करता है और हमारे संस्थान के द्वारा चारा फसलों के बहुत सारी उन्नत प्रजातियों का विकास, उनके उत्पादन तकनीकों का विकास, उनके प्रयोग पर जो अलग अलग तरह की तकनीकों का विकास, साथ ही साथ उनके संरक्षण की तकनीकों का भी विकास किया गया है। हमारे संस्थान के द्वारा विकसित तकनीकियाँ पूरे देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग की जाती हैं और इसके द्वारा किसानों के चारा उत्पादन, उनके प्रयोग, उनके संरक्षण में वृद्धि हुई है। और हमारे संस्थान का जो हमारा देश है उसमें जो अभी दूध उत्पादन में नंबर 1 है पूरे विश्व में, उसको बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सभी जानते हैं कि इस समय देश में या विश्व में कहें, पूरे विश्व में कोविड-19 यानी कि कोरोना बीमारी का जो महामारी फैली हुई है, उससे हमारी खेती का कार्य जो है बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इस समय जो अप्रैल मई का महीना होता है कृषि के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय रबी फसलों की कटाई, मड़ाई आदि का कार्य जो है वो किया जाता है। इस बीमारी के कारण हमारे जो पूरे देश के जो किसान हैं वो प्रभावित हो रहे हैं और जो इन फसलों के जो थ्रेसिंग का कार्य है, जो मड़ाई का कार्य है, जो वो भी कुछ हद तक प्रभावित हुआ है। हालांकि भारत सरकार के द्वारा कृषि कार्यों को, जैसे उनकी हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, जो मंडियों में पहुंचाने का कार्य है, इसके साथ साथ जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं उन सभी को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा 27 मार्च 2020 में एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके द्वारा इन सभी कार्यों को इससे मुक्त किया गया है। आप सभी जानते हैं कि जो कोविड-19 जो महामारी है ये एक वायरस या विषाणु जनित बीमारी है और इस विषाणु जनित बीमारी से बचने के लिए बहुत सारी सावधानियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन और हमारे स्वास्थ्य जो भारत सरकार का जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है। कृषि कार्यों को करते हुए किन किन सावधानियों को रखना है, मैं उनमें कुछ आपसे बात करूंगा और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इस बारे में विस्तृत जो एडवाइजरी वो जारी की गई है। इसको आप जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का वेबसाइट है उस पर प्राप्त कर सकते हैं और इस एडवाइजरी में के जरिए हम किसानों से अनुरोध करते हैं कि वो मड़ाई की फसल की कटाई, मड़ाई आदि करते हुए कुछ सावधानियां हैं जिनको नितांत बरतना आवश्यक है। जैसा आप जानते हैं कि एक जो ये कंटेक्ट से फैलने वाली बीमारी है, तो मेरा ये कहना है कि इसमें कम से कम 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखनी अत्यंत आवश्यक है। इस समय आप जानते हैं कि गेहूं की कटाई, सरसों की कटाई काफ़ी हद तक हो चुकी है, दलहनी फसलों की कटाई खेतों में चल रही है। इनकी कटाई करते वक्त हमें कम से कम एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखना है, नंबर 1। नंबर 2, मास्क ज़रूर पहनना है। अगर मास्क उपलब्ध नहीं है तो आप घर पे बने हुए मास्क पहन सकते हैं जिनको आप कम से कम, उससे आपको जो इस बीमारी से जो खतरा है वो कुछ हद तक कम होगा। तीसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपने हाथ को बार बार साबुन और पानी से साफ़ करना है। इससे क्या होता है कि आपको अगर किसी तरह से अगर वायरस के संपर्क में भी आए हैं आप, तो बार बार हाथ धोने से इस खतरे को आप टाल सकते हैं। और किसान भाइयों, मेरा अनुरोध होगा कि आप जिन श्रमिकों को आप अपने खेतों पे लगाते हैं, अच्छा होगा कि उन श्रमिकों को, जो जान पहचान के श्रमिक हैं, जिनकी पहले से आप जानते हैं, उनको अगर खेत में काम पर लगाते हैं वो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी अनजान व्यक्ति को खेत पर काम पर लगाने के पहले उसके बारे में आप जान लें, वो कहाँ से आ रहा है, क्या किसी ऐसे क्षेत्र से तो नहीं आ रहा है जहाँ पर इस महामारी का प्रकोप ज़्यादा हुआ है। तो इसको ज़रूर रखें। कोशिश करें कि आप जो आपके श्रमिक जिनके बारे में आपको जानकारी है उसको आप लगाएं। कृषि यंत्रों को विशेष रूप से मैं कहूँगा, कृषि यंत्रों को जिनका प्रयोग आप कर रहे हैं या जिन श्रमिकों के द्वारा एक श्रमिक से दूसरे श्रमिक के द्वारा उनका प्रयोग किया जा रहा है, उनको जब श्रमिक
एक यंत्र को दूसरा श्रमिक इस्तेमाल करेगा तो बीच में उसको सैनिटाइज ज़रूर करें। सैनिटाइज करने के लिए उनको आप अलग अलग जो हमारे अल्कोहल जनित जो हैंड सैनिटाइज़र है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए इससे आप जो एक श्रमिक से दूसरे श्रमिक में जो इस बीमारी के फैलने के चांसेस हैं उनको कम किया जा सकता है। दूसरी बात, उस कार्य पर आने वाले जो लागत है उसको भी कम किया जा सकेगा। मेरा अनुरोध होगा कि आप जहाँ तक संभव हो सके तो श्रमिकों के स्थान पर मशीनों का ज़्यादा प्रयोग करें। मानव शक्ति की जगह पर अगर हम श्रमिकों के जगह पर अगर मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे दोनों तरह से हमारा बचाव होता है। एक तो इस कार्य पर आने वाली लागत कम होती है, साथ ही साथ बीमारी फैलने के जो हमारे चांसेस हैं उनको भी हम कम कर सकते हैं। तो हमारे कृषि उत्पाद हैं उनको भंडारण करने के पहले बोरियों को अच्छी तरीके से साफ़ करें। अच्छा होगा कि जूट की बोरियों का इस्तेमाल किया जाए। उन जूट की बोरियों को 5% नीम के घोल में उपचारित करें। कि जब आप ग्रेडिंग के लिए ले जाते हैं, जब आप मशीन पर ग्रेडिंग के लिए ले जाएं, प्रोसेसिंग के लिए ले जाएं, जिनको भी आपको लेकर जा रहे हैं उनमें ध्यान रखें कि आप उस समय जो भी श्रमिक वहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो मास्क ज़रूर पहने और उचित शारीरिक दूरी बनाए रखें। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि लगभग कम से कम 6 फीट की दूरी एक दूसरे श्रमिक से बनी रहेगी तो इस बीमारी से सुरक्षित रहेंगे और हमारा कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। जो अगर मास्क पहनते हैं, मास्क पहनने से दोनों आपको बचाव होगा। एक तो बीमारी से बचाव होगा, साथ ही जो धूल के कण, फसल के अवशेषों के कण, बारीक कण जो उस समय हवा में मौजूद रहते हैं वो भी उस सांस लेने में जो उनको दिक्कत होती है उससे भी बचाव होगा। तो मेरा अनुरोध होगा कि प्रोसेसिंग करते समय, ग्रेडिंग करते समय ये अवश्य सुनिश्चित करें कि आपने मास्क या जो श्रमिक वहाँ पर कार्य कर रहे हैं उन्होंने मास्क पहन रखा है। मंडियों में ले जाते समय, अगर आप मंडियों में लेकर जा रहे हैं, आप ध्यान रखें कि वहाँ पर और भी लोग अपनी फसलों को लेकर आए होंगे। तो मंडियों में ले जाते समय ये ध्यान रखिए कि आपने ग्लव्स पहन रखा है, आपने मास्क पहन रखा है, आपने सैनिटाइज करने के लिए जो भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए उसको कर रखा है और वहाँ पर भी जो आपके जो शारीरिक दूरी है वो दूसरे लोगों से कम 6 फीट बनाए रखिए। इसके साथ ही साथ जो हमारे पशुपालक हैं, पशुपालक भी इस समय काफ़ी इस बीमारी के कारण, महामारी के कारण काफ़ी प्रभावित हुए हैं। एक तो यह है कि पशुओं को उचित मात्रा में हरा चारा उपलब्ध कराने में किसान को थोड़ी समस्या आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि किसान अपने उत्पाद का उचित मूल्य उसको बाज़ार में नहीं मिल पा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में ये समस्याएं दूर होंगी और किसान को अच्छा मूल्य मिलेगा। इस समय चूँकि गर्मियों की शुरुआत है, अपने पशुओं का उचित देखभाल अत्यंत आवश्यक है। आप ध्यान रखें कि पशुओं को छायादार स्थान में रखें। अपने पशुशाला में जहाँ पर खिड़कियों पर या दरवाजे आदि पर जहाँ भी ज़रूरत हो उनको जो हमारी गर्म हवाएं चलती हैं उनसे बचाने के लिए उचित व्यवस्था करें। इसके लिए आप बोरियां लगा सकते हैं या टाटपट्टी या किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि गर्म हवाओं का प्रवेश आपके पशुशाला में कम हो। इसके साथ ही साथ जो आपके गर्मियों में हरे चारे की उपलब्धता बनाए रखने के लिए इस समय आप ज्वार, बाजरा, लोबिया आदि फसलों को लगा सकते हैं। इनकी बहुत सारी उन्नतशील प्रजातियां हैं जिनको आप इस समय खेतों में लगा सकते हैं और जिसके कारण आपको गर्मियों में, विशेष रूप से मई और जून का जो महीने हैं उस समय आपको हरा चारा उपलब्ध होता रहेगा। साथ ही साथ देखिए इस समय विशेष रूप से भैंसों में जो आपके हीट वेव जो चलती है, हीट स्ट्रोक जो होते हैं उनको लगने का, गर्मी से बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सभी पशुओं को कम से कम 3 बार स्वच्छ पानी ज़रूर पिलाएं। भैंसों को स्नान कराएं, कम से कम 1 बार भैंसों को स्नान जरूर कराएं जिससे कि वो जो ये आपका जो गर्मी से जो उनका प्रभाव जो उनके ऊपर, शरीर के ऊपर पड़ रहा है उससे बचा जा सके। जो गर्भित जानवर हैं, जो गर्भित हमारे गाय भैंस हैं, भेड़ बकरियां हैं, उनका इस समय गर्मियों में विशेष रूप से ध्यान रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए उनको आवश्यक है कि उनको दाने की जो मात्रा है उनको ज़्यादा दिया जाए। साथ ही साथ उनको जो खनिज लवण की मात्रा है
जो क्षेत्र विशेष के लिए चिन्हित खनिज लवण हैं उनको प्रति पशु लगभग 50 ग्राम उनको दिया जाए, जिससे कि उनकी जो शरीर की आवश्यकता है वो पूरी हो सके। हो सकता है कि आपने रबी के समय जई लगाई हो या आपने मक्का लगाया हो। ये जई और मक्का ये साइलेज बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्श फसलें हैं। अगर आपकी जई इस समय सूखी नहीं है, हरी अवस्था में है, तो उसका प्रयोग साइलेज बनाने के लिए करिए। मक्का अगर आपकी हरी अवस्था में उपलब्ध है तो उसका प्रयोग भी साइलेज बनाने के लिए करिए, जिससे कि जो आपका आने वाले गर्मी के मई और जून का महीना है उसमें आपको हरा चारा उपलब्ध हो सके और आपको जो दूध उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उससे आप बचा सकें। दूसरी बात है कि जो आपके भेड़ और बकरियां हैं, भेड़ और बकरियों में जो आंत्रशोथ की बीमारी है, आंत्रशोथ की जो बीमारी है, इससे बचने का इस समय टीकाकरण का उचित समय है। अप्रैल महीने में इसका टीकाकरण किया जाता है। मेरा अनुरोध होगा कि जो किसान भाई भेड़ और बकरी का पालन करते हैं उस समय ये आंत्रशोथ बीमारी से बचने के लिए अपने पशुओं में टीकाकरण कराएं। बरसात शुरू होने के पहले जो 2-3 प्रमुख जो बीमारियां हैं उसमें आपका खुरपका, मुंह पका, लंगड़ी बीमारी जो आदि बीमारियां हैं, उसमें उनके लिए जो टीकाकरण का उचित समय बरसात शुरू होने से पहले होता है। ध्यान रखिए कि आपको बरसात शुरू होने से पहले इन बीमारियों से बचने के लिए टीकाकरण कराना आवश्यक है। आप इससे चूके नहीं, अगर क्योंकि ये बीमारियां अगर आपने टीकाकरण नहीं कराया तो ये बीमारियां से आपके पशु प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके 2 तरीके के जो कीड़े होते हैं, एक आपके जो पशु के अंदर पेट में होते हैं, दूसरे जो आपके पशु के ऊपर रहते हैं। इन दोनों से जो इक्टोपैरासाइट्स हैं, जो इंडोपैरासाइट्स हैं, यानी बाहर रहने वाले और अंदर रहने वाले, इनके बचाव के लिए भी आपको पशुओं को दवाई देने का समय है। जो आपके अगर एक दवा है इवरमेक्टिन, अगर आप उसको देते हैं तो ये दोनों तरह की समस्याएं, जो आपके बाहर अंतः और जो आपके बाह्य परजीवी हैं, जो अंतः परजीवी हैं, इन दोनों से बच सकते हैं। साथ ही जो बाह्य अंतः परजीवी हैं उनके लिए आप अल्बेंडाजोल का भी जो दवा है उसको भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। दूध देने वाले जो पशु हैं इस समय ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि जो दूध निकालने का जो आपके स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जो आपके दूध निकालने का जो प्रैक्टिस है उसको इस समय सख्ती के साथ जो आपको अपनाने की ज़रूरत है। अपने पशुओं का दूध निकालने के पहले उनके थन को 1% पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4, जिनको स्थानीय भाषा में पिनकी भी कहते हैं, का घोल का इस्तेमाल करें। इससे जो लोग दूध निकाल रहे हैं उनके हाथों को भी सैनिटाइज कराएं और साथ ही साथ पशुओं के थन को भी सैनिटाइज कराएं। जिस बर्तन में दूध निकाला जा रहा है उसको भी साफ़ सुथरा रखें। मेरा अनुरोध होगा कि जो मास्क आप पहन रहे हैं उन मास्क को इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि उन मास्क से मनुष्य के साथ साथ पशुओं को भी नुकसान पहुंचता है और उनको उचित रूप से सही जगह पे उनको आप डालें, उनको निस्तारण करें, जिससे कि वो दूसरे किसी मानव पर या पशु पर उसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। आप सभी से अनुरोध होगा मेरा कि इस समय अपने परिवार का ध्यान रखें। आसपास में जो लोग निराश्रित लोग हैं, जो आपके बुजुर्ग लोग हैं, उनको भी इस समय ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। बुजुर्गों का, अपने जो किसी बीमारी से पीड़ित हैं उनका, और जो निराश्रित लोग हैं उनका भी ध्यान रखें। किसी गरीब परिवार को जो हो सकता है आसपास में जो आपके रहते हैं, उनके अभी इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान उनका ध्यान दें, उनके भोजन की व्यवस्था अगर संभव हो तो कराएं। तो अंत में मैं आप सबसे 2 बात के लिए और विशेष रूप से अनुरोध करूंगा। एक तो भारत सरकार के द्वारा कोरोना बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए, उसमें मदद के लिए एक मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया है। मेरा आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपने मोबाइल पर इस ऐप को डाउनलोड कर लें। ये ऐप जो है बहुत ही आपको कोरोना से सुरक्षित रखने में ये ऐप आपका मददगार होगा। दूसरी जो बात है जो जिसका मैं विशेष रूप से आपसे प्रार्थना करूंगा वो ये है कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करें। उन दिशा निर्देशों में मुख्य रूप से दिन में जैसे गर्म पानी का सेवन करना,
काढ़ा इत्यादि पीना, हल्दी मिलाकर दूध पीना, च्यवनप्राश का सेवन करना, ये सब बातें जो हैं वो इस दिशा निर्देश में शामिल किए गए हैं। अगर आप इन दोनों बातों का भी अमल जो पहले मैंने आपसे बात किया उनके साथ साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस बीमारी से बचने में और इस बीमारी से लड़ने में दोनों में आपको मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।